वोकैब भैया में आपका स्वागत है। नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, और यहाँ पर वोकैब हुई अब और आसान। बिल्कुल। आज फिर हम साथ मिलके कुछ नए मजेदार अंग्रेजी शब्द सीखने वाले हैं। हाँ, देखेंगे उनके हिंदी और अंग्रेजी मतलब और उनके जैसे ही मतलब वाले दूसरे शब्द सिनोनिम्स जिसे कहते हैं। और ये भी कि रोज की बातचीत में या लिखते वक्त उन्हें कैसे यूज करें। बिल्कुल। और सिर्फ रटना नहीं है, कोशिश यही है कि शब्द बस दिमाग में बैठ जाएं। हाँ, इसीलिए तो आखिर में वो कहानी भी है ना, जिसमें आज के सारे शब्द होंगे। एग्जैक्टली। कहानी से सब जुड़ जाता है। तो एक तरह का शब्दों का सफर है ये, जो हम साथ में तय करेंगे। सही कहा, बिल्कुल दोस्तों की तरह गपशप करते हुए। तो फिर शुरू करें? हाँ, करते हैं। ठीक है। तो आज का हमारा पहला शब्द कौन सा है? आज का पहला शब्द है एप्रीहेंड। स्पेलिंग है APPREHEND। एप्रीहेंड। एप्रीहेंड। सुनने में थोड़ा मतलब गंभीर सा लग रहा है। इसका मतलब क्या होता है? हाँ, थोड़ा है। इसके दो मतलब है और दोनों ही काफी कॉमन है। एक तो है गिरफ्तार करना। अच्छा, जैसे पुलिस करती है। हाँ, जैसे पुलिस किसी क्रिमिनल को पकड़ती है। और दूसरा मतलब है समझना या किसी बात की गहराई को ठीक से जानना, महसूस करना। अरे, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब एक ही शब्द के दो बिल्कुल अलग मीनिंग, पकड़ना भी और समझना भी। बिल्कुल सही। अंग्रेजी में कहेंगे तो टू अरेस्ट समवन या फिर टू अंडरस्टैंड और परसीव समथिंग, खासकर कोई मुश्किल या एब्स्ट्रैक्ट चीज। अच्छा, तो इसके सिनोनिम्स मतलब मिलते जुलते शब्द वो भी अलग अलग होंगे दोनों मतलब के लिए? हाँ, ज्यादातर। गिरफ्तार करने वाले मतलब के लिए आप कह सकती हैं अरेस्ट, कैप्चर, सीज। अरेस्ट, कैप्चर, ठीक है। और समझने वाले के लिए ग्रास्प, कॉम्प्रीहेंड, परसीव, फैदम भी है। फैदम। हाँ, ये भी अच्छा शब्द है। अच्छा, कुछ सेंटेंस में यूज करके देखें ताकि और क्लियर हो जाए। जरूर। पहला उदाहरण गिरफ्तार करने वाले मतलब में। आफ्टर अ लॉन्ग चेज द पुलिस मैनेज्ड टू एप्रीहेंड द सस्पेक्ट। मतलब लंबी भागदौड़ के बाद पुलिस सस्पेक्ट को, संदिग्ध को गिरफ्तार कर पाई। बिल्कुल ठीक है, ये तो सिंपल है। अब समझने वाला। दूसरा उदाहरण। इट टेक्स टाइम टू ट्रूली एप्रीहेंड द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ द सिचुएशन। मतलब स्थिति की जो जटिलताएं हैं उन्हें सही से समझने में वक्त लगता है। हाँ, या एक और, शी कुडंट एप्रीहेंड व्हाई ही वाज सो अपसेट। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो इतना परेशान क्यों था। एग्जैक्टली। कमाल है। एक शब्द, दो रास्ते, ये तो ध्यान में रखना पड़ेगा जी। चलिए अब अगले पड़ाव पर। आज का दूसरा शब्द कौन सा है? हमारा दूसरा शब्द है ब्लजन्स। BLUGEONS, ब्लजन्स। और ये नाउन भी है, वर्ब भी। ब्लजन्स, ये सुनने में ही थोड़ी चोट पहुंचाने वाली फील है, कोई डंडा वंडा। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। नाउन के तौर पर इसका मतलब है भारी डंडे या गदा, हथियार की तरह। अच्छा, पुराने जमाने वाले। या गैंग वगैरह यूज करते हैं वैसे। हाँ, वही। अंग्रेजी में हेवी क्लब्स यूज्ड एज वेपन्स। और वर्ब के तौर पे मतलब डंडे से मारना। वो भी हो सकता है, पर ज्यादातर वर्ब में इसका फिगरेटिव मतलब यूज होता है। मतलब किसी पर दबाव डालना, जबरदस्ती करना। अच्छा। धमकाकर कुछ करवाना। हाँ। अंग्रेजी में टू बुली और कोअर्स समवन इनटू डूइंग समथिंग। अरे वाह, मतलब बातों से भी ब्लजन किया जा सकता है। हाँ, दबाव डालकर। बिल्कुल। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे नाउन के तौर पर देखें तो? क्लब्स, बैट्स, बैटन्स, कजल्स। और वर्ब वाले मतलब के लिए कोअर्स, बुली, फोर्स, ब्राउबीट। ब्राउबीट, ये भी इंटरेस्टिंग है। उदाहरण देखते हैं। हाँ, पहले नाउन वाला। ठीक है। द म्यूजियम डिस्प्लेड एंशिएंट वेपन्स इंक्लूडिंग स्टोन ब्लजन्स। संग्रहालय में पुराने हथियार थे जिसमें पत्थर के गदे भी थे। ठीक है। और अब वर्ब वाला, धमकाने वाला। हाँ। He felt he was bludgeoned into accepting the offer he didn't want. उसे लगा कि उसे जबरदस्ती वो ऑफर मनवाया गया जो वो चाहता नहीं था। या एक और, the lawyer tried to bludgeon the witness with aggressive questioning. वकील ने तीखे सवालों से गवाह पर दबाव डालने की कोशिश की। सही। समझ गया। तो ये फिजिकल ताकत भी है और मेंटल प्रेशर भी। ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, अब हम तीसरे शब्द पर हैं। तीसरा शब्द क्या है जी? तीसरा शब्द है डिबॉच। DEBAUCH, डिबॉच। ये वर्ब है। डिबॉच, ये मैंने शायद कहीं पढ़ा है पर मतलब ठीक से याद नहीं आ रहा। क्या था ये? इसका मतलब है किसी को नैतिक रूप से भ्रष्ट करना,
मतलब बिगाड़ देना। ओ, हाँ, ये अक्सर बहुत ज्यादा ऐशो आराम, शराब या दूसरी बुरी आदतों में पड़ने या किसी और को डालने के लिए यूज होता है। अंग्रेजी में टू करप्ट मॉरली या लीडिंग समवन इनटू एक्सेसिव इंडल्जेंस इन सेंसुअल प्लेजर्स। ओ, तो ये मॉरल करप्शन से जुड़ा है, मतलब ये तो काफी नेगेटिव शब्द हुआ। हाँ, बहुत नेगेटिव, किसी के कैरेक्टर के गिरने को दिखाता है ये। इसके सिनोनिम्स हैं करप्ट, डिप्रेव, डिग्रेड, सड्यूस भी हो सकता है, मतलब किसी को गलत रास्ते पर ले जाने के सेंस में। उदाहरणों से शायद और साफ हो जाए। हाँ, पहला, critics argued that the excessive wealth and power began to debauch the young ruler. आलोचकों ने कहा कि बहुत ज्यादा पैसा और ताकत ने उस जवान शासक को बिगाड़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल। और दूसरा, He warned his son not to let the temptations of the city debauch him. उसने बेटे को चेताया कि शहर के जो लालच है उनको खुद को बिगाड़ने मत देना। सही, तो डिबॉच मतलब किसी का मॉरल बैलेंस बिगाड़ देना। गहरा शब्द है, चलिए इससे थोड़ा हल्का लेते हैं कुछ। अब हम चौथे शब्द पर हैं। अगला कौन सा है? चौथा शब्द है डिजेक्टेड, DEJECTED, डिजेक्टेड। ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण। डिजेक्टेड, ये सुनने में ही उदासी सी लग रही है। बिल्कुल, इसका मतलब है उदास, निराश, हताश या मायूस, जब कोई बहुत दुखी या नाउमीद हो जाता है ना। हाँ, बिल्कुल। अंग्रेजी में सैड, डिप्रेस्ड और डिसहार्टेंड। हाँ, ये फीलिंग तो जानी पहचानी है, कभी ना कभी तो सब महसूस करते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? सैड तो है ही, फिर डाउनकास्ट, डिस्पिरिटेड, डिस्पोंडेंट, क्रेस्टफॉलन। क्रेस्टफॉलन भी बहुत अच्छा शब्द है इसी मतलब के लिए। अच्छा, क्रेस्टफॉलन, ओके। उदाहरण? पहला, आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज शी सैट अलोन लुकिंग कंप्लीटली डिजेक्टेड। बुरी खबर सुनकर वो अकेली बैठी थी, बिल्कुल निराश लग रही थी। और दूसरा? The entire team was dejected after losing the final match by just 1 point. पूरी टीम हताश थी फाइनल मैच सिर्फ 1 पॉइंट से हारने के बाद। हाँ, ये तो बिल्कुल समझ आता है। ऐसी हार के बाद तो डिजेक्टेड फील करना नॉर्मल है। खैर, इस दुख से बाहर निकलते हैं, अगले शब्द की तरफ पढ़ते हैं। अब हम 5वें शब्द पर हैं। पांचवा शब्द है रेपरकशन, REPERCUSION, रेपरकशन। ये नाउन है। रेपरकशन सुनने में इफेक्ट या रिजल्ट जैसा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल, मतलब तो परिणाम या प्रभाव ही है, पर इसमें एक खास बात है, ये ज्यादातर किसी काम के इनडायरेक्ट या अनइंटेंडेड नतीजे के लिए यूज होता है, जो शायद बाद में सामने आए। अच्छा, मतलब डायरेक्ट रिजल्ट नहीं, बल्कि एक तरह का साइड इफेक्ट या बाद में होने वाला असर। हाँ, कुछ वैसा ही। अंग्रेजी में an unintended consequence occurring sometime after an event or action, an indirect effect. ये अक्सर नेगेटिव नतीजों के लिए होता है, पर हमेशा जरूरी नहीं। Synonyms: Consequence, result, outcome, effect, backlash, fallout। backlash और fallout तो ज्यादातर नेगेटिव ही होते हैं। समझ गया। उदाहरण देखें। पहला, the decision to close the factory had serious repercussions for the local community. फैक्ट्री बंद करने के फैसले के लोकल कम्युनिटी पर गंभीर परिणाम हुए। हाँ, मतलब शायद नौकरियां गईं, दुकानें बंद हुईं, वो सब। राइट। और दूसरा? he didn't consider the potential repercussions of his hasty comments online. उसने ऑनलाइन जो जल्दबाजी में कमेंट कर दिए, उसके क्या नतीजे हो सकते हैं, ये सोचा ही नहीं। बिल्कुल। ये शब्द तो बहुत काम का है। हमें सिखाता है कि कुछ भी करने या कहने से पहले उसके दूर तक जाने वाले असर के बारे में सोचना चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए, आधा सफर पूरा। अब हम छठे शब्द पर हैं। वो क्या है जी? छठा शब्द है बुर्जुआ, BOURGEOIS, बुर्जुआ। ये फ्रेंच से आया है, एडजेक्टिव और नाउन दोनों तरह चलता है। बुर्जुआ, ये मैंने सुना है मिडिल क्लास के लिए यूज होता है ना? हाँ, सीधा मतलब मध्यम वर्गीय ही है, पर अक्सर इसका इस्तेमाल एक खास तरह के नजरिए को दिखाने के लिए होता है, मतलब जो थोड़ा भौतिकवादी हो। अच्छा, मटीरियलिस्टिक? हाँ, मटीरियलिस्टिक, परंपरागत सोच वाला, और जिसे शायद आर्ट या इंटेलेक्चुअल चीजों से ज्यादा सोशल स्टेटस और पैसे की चिंता हो। अंग्रेजी में relating to the middle class, typically with reference to its perceived materialistic values or conventional attitudes. अच्छा, तो ये सिर्फ क्लास नहीं बताता, बल्कि इसमें थोड़ी आलोचना, थोड़ा क्रिटिसिज्म भी हो सकता है। हाँ, कई बार।
खासकर आर्टिस्ट या इंटेलेक्चुअल्स इसे थोड़ी आलोचना की नज़र से यूज करते हैं। सिनोनिम्स हो सकते हैं मिडिल क्लास, कन्वेंशनल, मटीरियलिस्टिक, कंजर्वेटिव, कभी-कभी सबर्बन भी। उदाहरण से समझते हैं। पहला, द नॉवल सैटराइज द बुर्जवा लाइफस्टाइल ऑफ द सबर्ब्स। नॉवल में सबर्ब्स की मतलब शहर के बाहरी इलाकों की बुर्जवा लाइफस्टाइल पर व्यंग्य था। बिल्कुल। और दूसरा, शी रिबेल्ड अगेंस्ट हर बुर्जवा अपब्रिंगिंग बाय बिकमिंग एन आर्टिस्ट। उसने आर्टिस्ट बनकर अपनी बुर्जवा परवरिश के खिलाफ मतलब वो मध्यम वर्गीय बैकग्राउंड के खिलाफ विद्रोह किया। सही। तो ये शब्द सोशल क्लास के साथ साथ एक सोच, एक लाइफस्टाइल को भी दिखाता है। इंटरेस्टिंग है। चलिए अगले पर, अब हम 7वें शब्द पर हैं। अगला क्या है हमारे पिटारे में? 7वां शब्द है डिवॉल्व। DEVOLV, डिवॉल्व। ये वर्ब है। डिवॉल्व, क्या ये इन्वॉल्व का उल्टा है? सुनने में वैसा लगा। हाँ, नहीं, वैसा नहीं है। डिवॉल्व का मतलब है शक्ति, जिम्मेदारी या काम किसी नीचे के लेवल के इंसान या संस्था को देना, मतलब सौंपना या ट्रांसफर करना। अच्छा, जैसे कोई मैनेजर अपने असिस्टेंट को काम दे दे या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझे। अंग्रेजी में टू ट्रांसफर और डेलीगेट पावर टू अ लोअर लेवल। सिनोनिम्स हैं डेलीगेट, ट्रांसफर, पास डाउन, हैंड ओवर, एंट्रस्ट। उदाहरण। पहला, the company decided to devolve more decision-making power to its branch managers. कंपनी ने फैसला किया कि वो ब्रांच मैनेजरों को फैसला लेने की ज्यादा पावर डिवॉल्व करेगी, मतलब सौंपेगी। Correct. और दूसरा, responsibilities that used to be handled by the central office will now devolve upon regional teams. जो जिम्मेदारियां पहले सेंट्रल ऑफिस देखता था, अब वो रीजनल टीमों को सौंपी जाएंगी। बिल्कुल। तो डिवॉल्व मतलब पावर या जिम्मेदारी का नीचे की तरफ ट्रांसफर। ये मैनेजमेंट और पॉलिटिक्स में खूब यूज होता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम 8वें शब्द पर हैं। 8वां शब्द है कॉन्फेडरेट। CONFEDERATE, कॉन्फेडरेट। ये नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी। कॉन्फेडरेट, ये साथी या सहयोगी जैसा लग रहा है। एलाई। हाँ, मतलब साथी है, सहयोगी है। पर इसमें एक ट्विस्ट है, ये अक्सर अपराध में साथी या साजिश करने वाले साथी के लिए इस्तेमाल होता है। ओह, मतलब पार्टनर इन क्राइम। हाँ, ज्यादातर। हालांकि ये किसी कॉमन उद्देश्य के लिए बने ग्रुप के मेंबर के लिए भी यूज हो सकता है, जैसे कोई हिस्टोरिकल कॉन्फेडरेसी थी। अंग्रेजी में अ पर्सन वन वर्क्स विद स्पेशली इन समथिंग सीक्रेट और इलीगल, एन अकम्प्लिस, या फिर एन एलाई। ओहो, तो ये दोस्ती वाला साथी भी हो सकता है और क्राइम वाला भी। मतलब कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट इज की हियर। सिनोनिम्स हैं अकम्प्लिस, कोलैबोरेटर, पार्टनर, एलाई, एसोसिएट। अकम्प्लिस ज्यादातर नेगेटिव सेंस में ही आता है। उदाहरण, पहले नेगेटिव वाला लेते हैं। ठीक है। द मेन सस्पेक्ट रिफ्यूज टू नेम हिज कॉन्फेडरेट्स इन द रॉबरी। मुख्य संदिग्ध ने डकैती में अपने साथियों मतलब कॉन्फेडरेट्स का नाम बताने से मना कर दिया। सही। और पॉजिटिव या न्यूट्रल? हाँ। Several nations acted as confederates during the war effort. युद्ध के टाइम कई देश कॉन्फेडरेट्स की तरह मतलब सहयोगियों की तरह काम कर रहे थे। बिल्कुल। समझ गया। शब्द 1, रोल अनेक। चलिए जी, बस 2 और अब हम 9वें शब्द पर हैं। 9वां शब्द क्या है? 9वां शब्द थोड़ा मजेदार है। ड्रूल्स। DROOLS, ड्रूल्स। ये वर्ब है और नाउन ड्रूल भी होता है। ड्रूल्स, हाँ, ये तो वो हुआ ना, लार टपकाना, जैसे डॉग्स करते हैं खाना देखकर। एग्जैक्टली। पहला और सीधा मतलब वही है, मुंह से लार बहना। अंग्रेजी में टू लेट सलाइवा ड्रिप अनकंट्रोलेबली फ्रॉम द माउथ। हाँ, और इसका कोई दूसरा फिगरेटिव मतलब भी है क्या? हाँ, है ना, और वो भी बहुत चलता है। मतलब है किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा लालच दिखाना या किसी चीज को देखकर बहुत ललचाना। अच्छा, जैसे कोई नई कार देखकर ड्रूल करे। हाँ, बिल्कुल। अंग्रेजी में टू शो एक्सेसिव प्लेजर और डिजायर फॉर समथिंग। सिनोनिम्स पहले वाले के लिए तो सैलिवेट, ड्रिबल है, और दूसरे लालच वाले मतलब के लिए यर्न फॉर, लॉन्ग फॉर, लस्ट आफ्टर, कवेट। उदाहरण देखते हैं दोनों के। पहला सीधा वाला, द बेबी ड्रूल्स कॉन्स्टेंटली एस्पेशली व्हेन टीथिंग। बच्चा लगातार लार टपकाता है, खासकर जब दांत निकल रहे हों। हाँ, और दूसरा लालच वाला, हाँ, he spends hours online drooling over the latest gadgets he can't afford.
वो घंटों ऑनलाइन बिताता है, उन नए गैजेट्स पर लार टपकाता रहता है, मतलब बहुत लालच करता है जिन्हें वो खरीद नहीं सकता। ये तो आम जिंदगी में बहुत इस्तेमाल हो सकता है। चलिए अब आज के आखिरी शब्द पर, अब हम 10वें शब्द पर हैं, 10वां और आखिरी शब्द। आज का 10वां और आखिरी शब्द है कन्फॉर्मिटी। CONFORMITY, कन्फॉर्मिटी। ये नाउन है। कन्फॉर्मिटी, ये कन्फॉर्म से बना है, मतलब नियमों या उम्मीदों के हिसाब से चलना। एकदम सही। कन्फॉर्मिटी का मतलब है अनुरूपता, आज्ञा पालन, या समाज या ग्रुप के जो नियम हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनके हिसाब से चलना, वैसा ही व्यवहार करना। अंग्रेजी में बिहेवियर इन अकॉर्डेंस विद सोशली एक्सेप्टेड कन्वेंशंस और स्टैंडर्ड्स। मतलब जैसा सब कर रहे हैं वैसा ही करना, या जो नियम है उनको मानना, भेड़ चाल टाइप। हाँ, कुछ वैसा कह सकते हैं। या बस नियमों का पालन। इसके सिनोनिम्स हैं ओबीडियंस, कंप्लायंस, एक्विएसेंस, कन्वेंशन, ऑर्थोडॉक्सी। इसके उदाहरण क्या होंगे? पहला, Many teenagers struggle between the desire for individuality and the pressure for conformity. कई टीनेजर्स इस बात से जूझते हैं कि अपनी अलग पहचान बनाए या फिर सबके जैसा बनने के दबाव को माने। ये तो बहुत सच्ची बात है। बिल्कुल। और दूसरा, the school uniform policy was implemented to encourage conformity and discipline. स्कूल यूनिफॉर्म की पॉलिसी इसलिए लाई गई ताकि कन्फॉर्मिटी, मतलब एकरूपता और अनुशासन बढ़े। सही। तो कन्फॉर्मिटी समाज में ऑर्डर के लिए जरूरी हो सकती है, पर ज्यादा हो जाए तो शायद क्रिएटिविटी या इंडिविजुअलिटी को दबा सकती है। एक बैलेंस चाहिए होता है। बिल्कुल। ये अक्सर बहस का मुद्दा रहता है, कितनी कन्फर्मिटी ठीक है और कितनी पर्सनल फ्रीडम होनी चाहिए। वाह, तो ये थे आज के 10 शब्द। एप्रहेंड, ब्लजन्स, डिबॉच, डिजेक्टेड, रिपरक्रशन, बुर्जुआ, डिवॉल्व, कन्फेडरेट, ड्रूल्स और कन्फर्मिटी। क्या बात है, काफी कुछ सीखा आज। हाँ, मजेदार शब्द थे। और अब जैसा हमने वादा किया था, इन सभी शब्दों को लेकर एक कहानी सुनने का टाइम है। हाँ, कहानी से ये शब्द और उनका यूज करने का तरीका वो और अच्छे से याद रहेगा। तो कहानी आप सुना रहे हैं? हाँ, मैं सुनाता हूँ। तो कहानी है एक शहर की जिसका नाम था अलवारिया। अलवारिया वैसे तो एक ठीक ठाक चहल पहल वाला शहर था, पर अंदर ही अंदर ना भ्रष्टाचार उसे खोखला कर रहा था। पुलिस का रवैया भी बड़ा ढीला था। वो बड़े अपराधियों को एप्रीहेंड, मतलब गिरफ्तार करने में अक्सर फेल हो जाते थे। और शहर की गलियों में छोटे मोटे गैंग घूमने लगे थे। वो अपने ब्लजन्स यानी डंडों और खौफ के दम पर लोगों को डराते थे। इन्हीं गैंगस्टर्स में एक था रागो। अजीब बात यह थी कि कभी वो एक अच्छा लड़का हुआ करता था, पर शहर की चकाचौंध और बुरी संगत उसने उसे डिबॉच कर दिया था, मतलब बिल्कुल बिगाड़ दिया था। अब वो पूरी तरह से ऐशो आराम और जुर्म की जिंदगी जी रहा था। उसके जो कन्फेडरेट्स थे, मतलब उसके क्राइम वाले साथी, वो उसके इशारों पर नाचते थे, लूटपाट करते और शहर में बस दहशत फैलाते रहते थे। अब आम लोग बेचारे, वो बहुत डिजेक्टेड यानी उदास और निराश रहते थे। हिम्मत ही नहीं होती थी कि कुछ बोलें। और गैंग की हरकतों के बड़े बुरे रिपरकशंस हो रहे थे, मतलब गंभीर परिणाम दिख रहे थे। बिजनेस ठप हो रहे थे, बच्चे स्कूल जाने से डरते थे। शहर का फ्यूचर ही अंधेरे में लग रहा था। ज्यादातर जो बोर्जुआ लोग थे, मतलब मिडिल क्लास वाले, वो अपनी छोटी सी दुनिया में मस्त थे। सोचते थे हमें क्या, ये सब हमारे दरवाजे तक थोड़ी आएगा। सब चुप थे। लेकिन उसी शहर में एक स्कूल टीचर थी, एरन। वो जरा अलग थी, बहादुर। उसने तय किया कि वो इस नाइंसाफी के खिलाफ बोलेगी। उसने लोगों को समझाया, चिताया, देखो अगर हमने अभी आवाज नहीं उठाई ना, तो ये शहर पूरी तरह से इन गुंडों के हाथ में डिवॉल्व हो जाएगा। सारी ताकत उनके पास चली जाएगी। अब एरन की ये बातें रागो तक पहुंच गईं। उसे गुस्सा आया। एक रात उसके आदमियों ने एरन को डराने की कोशिश की, उस पर हमला भी किया, मगर एरन डरी नहीं। उसने हिम्मत करके रागो से बात की। उसने कहा, रागो, तुम हमेशा से ऐसे बुरे नहीं थे। याद करो अपना बचपन, तुम्हारा वो प्यारा सा कुत्ता टॉमी, जब तुम स्कूल से लौटते थे तो कैसे खुशी से ड्रूल्स करता था, मतलब कैसे लार टपकाता था खुशी में। तुम में अब भी अच्छा ही है कहीं। हिरन ने आगे कहा, देखो असली ताकत इन ब्लजन्स में नहीं होती, इंसानियत में होती है। हमें इस डर और जुर्म के माहौल के प्रति कन्फर्मिटी दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब हमें इसके आगे झुकने की जरूरत नहीं है। हम बदल सकते हैं। पता नहीं एरिन की बातों में क्या असर था, या शायद रागो के अंदर कुछ अच्छा बाकी था। उसका जमीर जाग गया। वो अपने ही कन्फेडरेट्स के खिलाफ हो गया। उसने चुपके से पुलिस को सारी खबर दे दी और गैंग के बाकी लोगों को एप्रीहेंड करवाने में मदद की। शहर में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई।
लोग जो कल तक डिजेक्टेड थे, आज उनकी आंखों में एक उम्मीद थी। हाँ, समाज को पूरी तरह बदलने में तो वक्त लगता, पर एरिन के साहस ने यह दिखा दिया था कि बदलाव हो सकता है। और हाँ, इस कहानी से एक बात जरूर सीखने को मिलती है, एक मोटिवेशनल कोट समझ लीजिए। पावर में डिवॉल्व, वेल्थ में वैनिश, बट करेज एंड ट्रूथ कैन नेवर बी ब्लजन्ड इनटू साइलेंस। वाह, क्या बात है। मतलब शक्ति किसी और को सौंपी जा सकती है, पैसा खत्म हो सकता है, पर हिम्मत और सच्चाई को कभी डंडे के जोर से चुप नहीं कराया जा सकता। बहुत बढ़िया, बहुत ही पावरफुल संदेश। और चलते चलते एक छोटा सा स्कूल वाला मजाक भी हो जाए। यस यस। इसमें हमारा एक शब्द है, हाँ हाँ। सुनाइए। टीचर, बेटा तुम्हारी कॉपी गीली क्यों है? स्टूडेंट, मैडम क्या करूं, होमवर्क देखते ही मेरे दिमाग से ड्रूल्स होने लगता है। ये अच्छा था, बहुत बढ़िया। कहानी भी शानदार थी और मजाक भी। और सारे शब्द कितने अच्छे से फिट हो गए। और कहानी का मैसेज, हिम्मत और सच्चाई की जीत, वो भी कमाल था। बिल्कुल। उम्मीद है कहानी सुनने में मजा आया होगा और शब्द भी अब ज्यादा अपने से लग रहे होंगे। तो चलिए, जाने से पहले एक बार फटाफट आज के 10 शब्दों को दोहरा लेते हैं। हाँ जरूर, जल्दी से। 1. अप्रीहेंड, गिरफ्तार करना या फिर समझना। हाँ। 2. ब्लजन्स, भारी डंडे या फिर बलपूर्वक धमकाना। ठीक। 3. डिबॉच, नैतिक रूप से भ्रष्ट करना, बिगाड़ना। 4. ठीक है। उदास, निराश, हताश। ओके। 5. रिपकशन, किसी काम का इनडायरेक्ट या बाद में होने वाला परिणाम। राइट। 6. बुर्जुआ, मध्यम वर्गीय, अक्सर मटीरियलिस्टिक या पारंपरिक सोच वाला। 7. डिवॉल्व, शक्ति या जिम्मेदारी नीचे के लेवल पर सौंपना। हाँ। 8. कन्फेडरेट, साथी, खासकर अपराध में या किसी कॉमन गोल में। ठीक है। 9. ड्रूल्स, लार टपकाना या किसी चीज के लिए बहुत लालच दिखाना। 10. कन्फॉर्मिटी, नियमों या सामाजिक मानकों के अनुसार व्यवहार यानी अनुरूपता। बहुत बढ़िया। ये थे आज के 10 शब्द। हमें उम्मीद है कि ये आपकी अंग्रेजी को और बेहतर बनाने में काम आएंगे। और अब हमारे सुनने वालों के लिए एक छोटा सा सवाल। आज जो शब्द सीखे, उनमें से कौन सा आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा या सबसे ज्यादा काम का लगा, और क्यों? या फिर कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा? हाँ, जरूर सोचिएगा और हो सके तो किसी बातचीत में इन शब्दों को यूज करने की कोशिश भी कीजिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वोकैब भैया से और भी शब्दों की जानकारी पाने और अपनी अंग्रेजी सुधारने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सत्र में फिर मिलेंगे कुछ नई और मजेदार शब्दों के साथ। तब तक के लिए अलविदा। बाय बाय।